नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम भारत दूरदर्शा नामक नाटक के बारे में बात करेंगे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। नाटक के बारे में बात करने से पूर्व हम नाटककार के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार के रूप में किस तरह के व्यक्तित्व थे, इसके बारे में देखिए बच्चों। जब हम भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब इस पर विस्तृत चर्चा उस वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। इसलिए आज के इस वीडियो में एक नाटककार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं बच्चों, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का वास्तविक सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु दूसरी भाषाओं की जो श्रेष्ठ नाट्य रचनाएं थी, उनके अनुवाद भी इन्होंने किए। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नाटकों की रचना की थी। यही कारण है कि उनके नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी हमें दिखाई देती है। भारतेंदु जी ने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बात करें हम बच्चों उनके अनुदित नाटकों के बारे में, तो भारतेंदु जी ने मुख्यतः बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा की नाट्य कृतियों का अनुवाद किया, जिनमें विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये इनकी अनुदित नाट्य कृतियाँ हैं बच्चों। मौलिक नाट्य कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें वेदी की हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी, ये इनकी प्रमुख मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं बच्चों। भारत दूरदशा, यह जो नाटक है बच्चों, इसमें 6 अंक हैं और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनके नामों का उल्लेख भी मैंने यहाँ पर किया है। भारत, दुर्देव, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, एडिटर, कवि, यह जो नाम है, ये इस नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम हैं। अब बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये किस तरह के पात्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो नाटक है, यह एक प्रतीकात्मक नाटक है और जिस तरह के ये पात्रों के नाम हैं, यह एक प्रतीकात्मक रूप में नाटक में आए हैं। इसलिए आलस्य, मदिरा, अंधकार, जो इस तरह के पात्र हैं, रोग, ये सामाजिक विकृतियों को प्रकट करने वाले पात्र हैं। सामाजिक विकृतियों के प्रतीकात्मक रूप में नाटक में ये आए हैं। नाटक की विषय वस्तु के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत दूरदर्शा जो नाटक है, इसमें हमें भारत देश की दूरदर्शा का चित्रण हमें दिखाई देता है। भारत की सभ्यता किस तरह की रही थी, इसका भी नाटककार ने चित्रण किया है। अतीत गौरव के साथ साथ वर्तमान समय में जो अधःपतन था, तत्कालीन परिस्थितियों में जो भारतीय सभ्यता का जो अधःपतन हो रहा था, उसका भी चित्रण नाटककार ने किया है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा जिस तरह से भारतवासियों का शोषण किया जा रहा था, उसका भी चित्रण नाटककार ने इस नाटक में किया है। देश में व्याप्त समस्याओं का चित्रण हमें इस नाटक में दिखाई देता है और भारतेंदु जी की जो राष्ट्रीय चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति इस नाटक में हमें दिखाई देती है। बच्चों, भारत दूरदर्शा जो यह नाटक है, यह 1880 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए इस नाटक का अध्ययन करते समय आपको उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।
आप सभी को पता है कि उस समय हमारा देश परतंत्र था और हमारे देश में ब्रिटिश शासन था। तो यह जो नाटक है भारत दूरदर्शा, इस नाटक में नवजागरण चेतना और राष्ट्रीय बोध की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रतीकात्मक नाटक में प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया गया है। तत्कालीन स्थिति से आशय है बच्चों पराधीनकालीन स्थितियों के बारे में। इस नाटक में भारतेंदु जी ने भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान किया है। नाटककार ने ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण माना है। आलस्य, मदिरा, अंधकार, लोभ, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, इनको भी भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का कारण माना, लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को माना है। बच्चों, भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण सामाजिक विकृतियों को भी माना है। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव जो उस समय समाज में विद्यमान थे, स्वार्थपरता, अंधविश्वास, अशिक्षा, ये सभी भारत की दुर्दशा के कारण हैं। तो इस नाटक को लिखने के पीछे जो नाटककार का उद्देश्य था बच्चों, वह यह था कि भारतीयों की जो लक्ष्यहीन और पतनमुखी सोच उस समय थी, उसको एक नई दिशा प्रदान करना नाटककार चाहता था। इसीलिए उस पराधीनकालीन स्थितियों में नाटककार ने यह नाटक लिखा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस नाटक की रचना सन 1880 ईस्वी में हुई थी और यह वह समय था बच्चों जब अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा आदि सुविधाओं का सृजन तो किया, पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने किया था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जिस कुटीर उद्योगों से वह पनपती थी, उनको बर्बाद करके अपने कारखानों से बने माल को जबरदस्ती भारतवासियों पर वे थोपने लगे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में उस समय भुखमरी फैल गई थी। लोग भुखमरी और अकाल से मरने लगे। पर इससे जो उस समय जो हमारे अंग्रेज जो सरकार थी, वह विचलित नहीं हुई और वे लगातार अपनी तिजोरियां जो है वो भरते जा रहे थे और सारा देश उस समय अपने को लुटते हुए देख रहा था। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक भारत दुर्दशा, यह उस समय प्रकाशित हुआ था बच्चों। नाटक के प्रारंभ में ही देखिए, नाटककार ने एक योगी द्वारा जिस गीत को गवाया गया है, उससे लेखक का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, साथ ही उसकी राष्ट्रीय भावना भी व्यक्त हो जाती है। तो उस गीत की पंक्तियां इस तरह से थी कि रोबहू सब मिली के आबहू हो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। इस पंक्ति में जिस करुणा, जिस विवशताजन्य पीड़ा और जिस विक्षोभ को अभिव्यक्ति मिली है बच्चों, उससे ऐसा लगता है जैसे लेखक स्वयं भारतीयों को संबोधित करते हुए यह पीड़ादायक कथन कह रहा हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक और समाज को संगठित होकर अपना उद्धार करने की प्रेरणा इस नाटक में देते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर वे अंग्रेजी शासन के साथ आई नई सभ्यता, वैज्ञानिक दृष्टि और उसकी उपलब्धियों और शिक्षा के आलोक का समर्थन करते हुए भी दिखाई देते हैं। वे भारतीयों से इन्हें अपनाने का प्रबल अनुरोध भी करते हैं और भारतीय समाज की जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं और जो बुरी प्रथाएं हैं, उनका वे विरोध करते दिखाई देते हैं। इस तरह से देखिए बच्चों, इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें एक और अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर देश की संपत्ति को जो लूट कर अंग्रेज जो शासक हैं, वो जिस तरह से विदेश गमन कर रहे थे, उस पर भी इन्होंने अपना विक्षोभ व्यक्त किया है। नाटक में आई हुई पंक्तियाँ, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पेधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। इन पंक्तियों में देखिए हमें नाटककार की जो पीड़ा है, जो विदेशी जो शासक हैं जिस तरह से हमारे देश के धन को लूटकर अपने साथ ले जा रहे हैं, तो उसकी जो पीड़ा है वो इन पंक्तियों में हमें दिखाई देती है। तत्कालीन समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी बच्चों कि ब्रिटिश शासन का विरोध खुलकर नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस नाटक में भारतेंदु जी ने नरम नीति अपनाते हुए खुले रूप से ब्रिटिश शासन तंत्र पर चोट ना करके अप्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा की है। उनके व्यंग छिपे होने के बावजूद तीखे हैं। यद्यपि खुलकर केवल उन्होंने भारतीयों की ही हीनता की भर्त्सना की है। जिस तरह से नाटक में उन्होंने भारत दुर्देव का सेनापति सत्यानाश फौज द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज शासन की जो कुटिल और चालाकी भरी नीति है उसका उन्होंने पर्दाफाश करते हुए दिखाया है। नाटक में आई हुई ये जो पंक्तियां हैं, मोटा भाई बना बना कर मुड़ लिया, एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बाजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झंडा उठाया, धाएं धाएं गिनी गई वर्णमाला कंठ कराई, बन हाथी के खाए केत हो गए। इस तरह की जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में भी अंग्रेजी शासन की कुटिल और चालाकी भरी नीति पर व्यंग्य करते हैं। इसी तरह से देखिए नाटक में देश में मदिरा के प्रचार के लिए भी उन्होंने ब्याज निंदा के माध्यमों से अंग्रेजी सरकार को उत्तरदायी और दोषी ठहराया है। मदिरा नामक जो पात्र है नाटक में, जिस तरह से अंग्रेज सरकार की प्रशंसा करती है, उसमें हमें ब्रिटिश सरकार पर करारा व्यंग दिखाई देता है। मदिरा कहती है कि सरकार ही मंजूर जो मेरे हो तो उपाय, तो सब सो बड़ी मध्य पे देती कर बैठाए, हम ही को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खम्भ सी जग गड़ी सब लो थिर सतिभान। तो इस तरह की जो पंक्तियां जो मदिरा नामक पात्र से उन्होंने नाटककार ने कहलवाई है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य उन्होंने किया है। बच्चों, भारतेंदु जी राजभक्त भी थे और देशभक्त भी, और यही समय की मांग भी थी। यदि वे सीधे सीधे शासन की परवाह न करके उस पर प्रहार करते तो संभवतः जो ये नाटक में वो जो लिख पाए हैं वे भी नहीं लिख पाते, क्योंकि उस समय की जो पराधीनकालीन स्थितियां थी वो इसके अनुकूल नहीं थी। उन परिस्थितियों में खुलकर विद्रोह करना एक साहित्यकार के लिए, एक नाटककार के लिए ठीक नहीं था। उनके समय में जिस प्रकार की राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति संभव थी वह भारतेंदु के अंदर मौजूद थी, और देश के अतीत का गुणगान करते हुए उसके विगत पौरुष का आह्वान जिस तरह से नाटककार ने इस नाटक में किया है, भारतीयों के मन में स्वाभिमान की चेतना और आत्मगौरव की भावना भरने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, उस समय शायद सर्वाधिक उत्तम तरीका यही था। अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने देश के सोए हुए पुरुष को जगाने, स्वाधीनता की भावना जागृत करने और भारतीयों को उनके शौर्य का स्मरण दिलाने का सराहनीय कार्य इस नाटक में भारतेंदु जी ने किया, जो बाद में स्वदेशी और फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग के रूप में हमारे सामने आता है। तो भारत दुर्दशा जो यह नाटक है बच्चों, इसमें हमें नाटककार की जो राष्ट्रीय चेतना है, जो राष्ट्रीय भावना है, उसकी अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं बच्चों कि नवजागरण के दौर में भारत दूरदर्शा ने एक मशाल की भूमिका निभाई थी, जिसने भारतीयों को लक्ष्यहीन और पतनमुखी सोच से उबरने के लिए एक दिशा प्रदान की। इस नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के कारणों की जो खोज की और प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया, वह उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो जब आप
भारत दूरदर्शन नाटक का अध्ययन करेंगे तो उसको समझने में आज की इस व्याख्यान के माध्यम से आपको मदद मिलेगी उसको समझने में, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।